हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 23 तारीख को एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था झारखंड बीएड का और उसके ऑफिशियल आंसर की भी आ चुके हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है बहुत सारे बच्चों को। मुझे भी कुछ क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डाउट है और जो ऑब्जेक्शन रेज करना है वो कल तक ही डेट है ना। और उसमें बोला जा रहा है कि आपको फैक्ट्स ला के देने हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसका फैक्ट हम कहीं से भी नहीं ढूंढ सकते हैं। कोई भी बुक में सीधा सीधी ये नहीं लिखा मिलता है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, या ये क्वेश्चन सीधे सीधी कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो हम लोग कैसे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे लास्ट तक। और कल तक ही ऑब्जेक्शन कर सकते थे, तो मुझे लगा कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। हो सकता है आपको कुछ हेल्प हो, या जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट है आपको भी डाउट हो, तो आप लोग मेरी भी हेल्प कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन अगर उस क्वेश्चंस में ज़्यादा होगा तो वो हम सबके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि क्या आंसर है और क्या ऑफिशियल में दिया गया है, क्या मुझे डाउट है, क्या आपको डाउट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मेनली कंसर्न्ड विथ। तो जो NUEPA है वो किससे संबंधित है, तो इसको मैंने नेट पे सर्च किया, वहाँ पे एकदम सही आंसर है इसका। जो आंसर की में दिया गया है ऑप्शन नंबर C, वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो भी प्लानिंग और मैनेजमेंट होता है एजुकेशन पॉलिसी में वो NUEPA ही करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे गलत नहीं है आंसर ऑफिशियल आंसर की में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा सोचने में डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है ना कि स्टूडेंट्स फाइंड और एक्सप्लोर द सॉल्यूशन देमसेल्व्स इन विच मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देख सकते हैं कि विद्यार्थी खाली स्थान में अपने आप हल ढूंढते हैं। यहाँ पे एक बात को हम लोग को गौर करना है, लिखा हुआ है अपने आप, ठीक है। मतलब उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं होगा, बच्चा खुद इन्वॉल्व होगा। तो जो इंटरैक्शन मेथड होता है या अंतर क्रिया विधि है, उसमें हम इंटरैक्शन किसी और के साथ करेंगे, है ना, तब हमें कुछ आंसर मिलता है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपने आप हल ढूंढना है, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। डिस्कवरी मेथड में क्या होता है कि बच्चा अपने आप एक्सप्लोर करता है सॉल्यूशन को और फाइंड करता है, ठीक है। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आंसर सही है। 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, डिस्कवरी मेथड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सूची में भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को स्थानांतरित किया गया, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि जैसे कि आपको यहाँ पे जानना होगा कि हमारे 3 लिस्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रल लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, और जो दोनों में निर्णय ले सकते हैं वो होते हैं हमारे कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि एजुकेशन पे जो भी निर्णय लेते हैं दोनों मिल के लेते हैं, जो स्टेट मिनिस्टर्स हो या सेंट्रल मिनिस्टर्स हो, दोनों मिल के एजुकेशन पे निर्णय लेते हैं। तो पहले ये समवर्ती सूची में नहीं था, इस अमेंडमेंट द्वारा 42nd अमेंडमेंट द्वारा अब एजुकेशन को समवर्ती सूची में ला दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अब जिन लोगों को पता ना हो कि सेंट्रल लिस्ट क्या होता है, स्टेट लिस्ट क्या होता है, तो उसमें स्टेट लिस्ट में क्या होता है ना, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट के ही मिनिस्टर्स द्वारा लागू किया जाता है, और सेंटर में क्या होता है, सेंटर के मिनिस्टर्स द्वारा लागू किया जाता है, ठीक है। लेकिन एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दोनों मिलके निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविज़न है। मतलब जो हम लोग दूरदर्शन देखते हैं उसमें कौन सा ऐसा चैनल का नाम है जिसमें पढ़ाई करवाया जाता है, जिसमें पढ़ाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर C, ज्ञान दर्शन 1 करके चैनल है जिसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अगला प्रश्न है हमारा 35 में बोल रहा है कि काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स आर इस्टेब्लिश्ड बाय खाली स्थान रिसर्च मेथड। मतलब कारण और प्रभाव जो संबंध है वो कौन सी विधि में आएगा। तो हम लोग को पता है कि जब भी कॉज और इफेक्ट कहाँ पे आता है, जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी वहाँ देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है। 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न थोड़ा सा फैक्चुअल है लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि खाली स्थान इज द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर। इसमें आपसे पूछ रहा है ना कि टेस्ट के ना बहुत सारे डिग्रीज होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी होता है, रिलायबिलिटी होता है, वैलिडिटी होता है और यूजेबिलिटी होता है। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि वह कौन सी डिग्री है जिससे एक परीक्षक मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए। ठीक है, तो जैसे रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता, इससे हम लोग पता है क्या नापते हैं कि वो जो आंसर है उसको हम लोग जितनी बार भी चेक करें ना तो वो सेम रिजल्ट दे, ये होता है विश्वसनीयता। अब वैधता क्या होता है कि हमको जो मापना है, मतलब एक हमारे पास सिलेबस दिया हुआ रहता है, उसके अंदर की चीज़ें ही हमें नापनी है, जो हमने पढ़ाई है वही नापना है, उसको बोलते हैं वैलिडिटी। तो यहाँ पे वही पूछा है कि वह कौन सी डिग्री है जिससे एक परीक्षक मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए, तो वो हम लोग बोलते हैं उसको वैलिडिटी, वैधता। ठीक है, तो सिलेबस के अंदर का ही हमको क्वेश्चन पूछना है, इतना ही क्वेश्चन पूछना है, यही बताता है वैलिडिटी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा 37। ठीक है, 37 में था खाली स्थान का अर्थ है प्रत्येक छोटे कदम को वांछित लक्ष्य या व्यवहार की ओर मजबूत करना। पहले मुझे भी इसमें डाउट था, पर जब मैंने नेट पर पढ़ा तो उसमें स्किनर का है एक ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, जिसमें रीइंफोर्समेंट के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पे इस टर्म को बोला गया है शेपिंग। ठीक है, अगर आप नॉर्मली पढ़िएगा तो आपको आंसर लगेगा इसका सकारात्मक अभ्यास। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये एक थ्योरी से क्वेश्चन है जो कि है स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग। उसमें इस टर्म को मतलब प्रत्येक छोटे कदम को वांछित लक्ष्य या व्यवहार की ओर मजबूत करना या रीइंफोर्स करना, उसको बोला जाता है आकार देना या शेपिंग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में भी आंसर यही है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा आईक्यू से रिलेटेड। अगला प्रश्न पूछ रहा है आईक्यू क्या होगा 25 ईयर ओल्ड बच्चे का जिसका मेंटल एज है 16। तो जैसा कि आप लोग देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज बाई क्रॉनिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटल एज कितना दिया हुआ है 16, क्रॉनिकल एज मतलब होता है कि बच्चे की जो रियल एज है वो क्या है, तो वो दिया हुआ है 25 और फॉर्मूला में होता है यहाँ पे 100। तो 25 से काटेंगे 100 को, 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौके 100 हो जाएगा और यहाँ 16 इंटू 4 हो जाएगा 16 चौके 64। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 38 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 64। ठीक है, आई होप आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें मुझे भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के अनुसार यहाँ पे आंसर कौन सा होगा। ठीक है, अब जितना मुझे नॉलेज है उसके अनुसार देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है ना कि फॉर ए टीचर टीचिंग ए क्लास विथ लार्ज स्ट्रेंथ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज बेस्ट। पूछा जा रहा है कि अधिक संख्या वाली कक्षा को पढ़ाने के लिए शिक्षक के लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है। अब यहाँ पे एक मिस्टेक किया है कि यहाँ पे लिखना चाहिए था कि ये प्राइमरी कक्षा है या अपर लेवल कक्षा है, हायर एजुकेशन है, किस चीज़ का बात कर रहा है यहाँ पे, उस अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देते हैं ना कि छोटे बच्चों के लिए या बड़े बच्चों के लिए
अगर जनरली देखते हैं, इसमें तो जनरल ही मानना पड़ेगा क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है, वाद विवाद चर्चा व्यवहारिक, ठीक है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये ऑप्शन होगा, लेकिन ये कभी भी नहीं, ये तो एकदम गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हम लोग डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लोग डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा हल्ला होने की संभावना है इस मामले में, ठीक है। दूसरा देखते हैं ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में है व्याख्यान के साथ समूह कार्य। तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान और कक्षा नोट्स। और चौथा ऑप्शन स्वाध्याय और प्रश्न पूछना। स्वाध्याय नहीं बोल सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि फिर शिक्षक की क्या भूमिका रह गई यहाँ पे। स्वाध्याय करने के लिए अगर बोल दिए और प्रश्न पूछना, ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउट है दो ऑप्शंस में, व्यवहार के साथ समूह, व्याख्यान के साथ समूह कार्य और व्याख्यान और कक्षा नोट्स। तो जब भी ज़्यादा संख्या की बात होती है कक्षा में, तो हम लोग व्याख्यान विधि दिमाग में आ जाता है, ठीक है, कि जब भी ज़्यादा संख्या होगी तो व्याख्यान विधि होगी ही होगी। तो उस तरीके से भी हम लोग दो ऑप्शन में देखते हैं। तो तीसरा जो ऑप्शन है उसको ऑफिशियल में सही माना गया है कि व्याख्यान और कक्षा नोट्स। तो ये भी सही हो सकता है पर हायर लेवल के लिए। लेकिन अगर हम लोग जाएंगे एनसीएफ के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या बोला जाता है कि हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय करके सिखाना है ना। तो अगर हम लोग ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं तो व्याख्यान विधि से तो सिखा ही देंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको समूह कार्य कुछ दे सकते हैं कि ज़्यादा संख्या में है तो 10-10 के ग्रुप्स में बांट दिए और कुछ सीखने के लिए वो लोग इसमें क्या होगा ना ऑप्शन बी में कि वो लोग भी एक्टिव हो जाएंगे, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन सी में जाएंगे, हम व्याख्यान भी हम कर दिए और कक्षा नोट्स भी दे दिए, तो दोनों हो जाएगा, उससे बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है, उससे सीखना कम होगा। लेकिन अगर ऑप्शन बी हम लोग देखते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ ऐसे प्रश्न होते ही हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में कि आपको दो ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन हमें जानना है चाइल्ड सेंटर्ड करके कि चाइल्ड सेंटर्ड पद्धति में क्या करना चाहिए। तो एक्टिव करना चाहेंगे हम, तो समूह कार्य भी दे देंगे, व्याख्यान विधि समझा भी देंगे और समूह कार्य भी दे देंगे, ठीक है। इसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं अगर आपने भी आंसर बी दिया है तो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तो फैक्चुअल है, इसमें तो